हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पीजीटी 2009 का क्वेश्चन नंबर 1 से 67 तक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से 125 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑन योर स्क्रीन। हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सा इंडियन पॉलिटिशियंस था जो इन लाइनों से इंस्पायर्ड था। बहुत ही फेमस लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो दोस्तों, ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की लाइन्स हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेवरेट लाइनें थीं और वो अपनी हैंडराइटिंग में अपनी डेस्क पे ये लाइंस लिख के रखते थे। जब उनकी डेथ हुई उस समय ये लाइंस भी उस टेबल पे लिखी रखी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 इज ऑन योर स्क्रीन। Point out the figure of speech in the following line. Like a patient authorized upon a table. तो दोस्तों, सिमिली में आपको पता है इन कंपेयर सिमिली में क्या होता है, लाइक सो एज आता है और कंपैरिजन होता है। यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है। 69 का 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों ये आंसर पेपर में जो गलत लिखा हुआ है इसको सही कर लीजिए। यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। सिमिली इज़ द राइट आंसर। इस बुक में दोस्तों कुछ गलतियाँ हैं, मैंने वो करेक्शन कर दिए हैं। आप निसंकोच पढ़िए। आप एक सिलेक्टेड लेक्चरर से पढ़ रहे हैं, इसमें आप कोई भी मन में कन्फ्यूजन रखिए। मैंने पहले ही बुक को पढ़ करके सारे करेक्शन कर दिए हैं। जो भी इसमें गलतियाँ हैं वो मैंने पहले ही करेक्ट कर दी हैं। मैं आपको बताता चलूँगा। आप पूरे भरोसे के साथ पढ़िए। मैं कोई भी क्लास पढ़ाने से पहले ही सारे क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद। कौन सा मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखा है इसमें से। तो आपको पता है अनटचेबल 1935 में मुल्क राज आनंद का है। कुली 1936 में मुल्क राज आनंद का है। टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में ये भी मुल्क राज आनंद का है। तो बचा कौन। ऑप्शन नंबर 4 द सेकेंड वाइफ इज नॉट द नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद्स novels are Untouchable 1935, कुली 1936 एंड टू लीव्स एंड बर्ड 1937 1937। दोस्तों, जब भी आप पढ़ें नॉवेल्स, उन नॉवेल के साथ उनका सन भी बोलें ताकि आपको याद हो जाए, और क्रोनोलॉजी में बोलें ताकि आपको क्रम से याद रहे। कि आपको याद रहे अनटचेबल 1935, उसके बाद 1936 कुली, और उसके बाद टू लीव्स एंड बर्ड 1937। क्वेश्चन नंबर 71 इज ऑन योर स्क्रीन। हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर कौन थे। वेरी कॉमन क्वेश्चन। थॉमस अर्नोल्ड इज द राइट आंसर। वर्क्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड: द स्ट्रेट ट्रेवलर 1849, रेजिग्रेशन 1849, ट्रिस्ट्रम एंड स्यूल्ट 1852। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 72, whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis। तो थायरसिस में मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसकी डेथ पे कॉमेमोरेट किया है। ऑर्थर ह्यूज क्लॉ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अपना दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिए और आप चेक करिए कि आप कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 इज़ डन। 71, 72 is done. 73. See question number 73. 73 is on your screen. Arnold's celebrated poem, The Scholar's Gypsy, is based on an old legend narrated by Glenville Inn। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
आंसर नंबर 3, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्क्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, कल्चर एंड एनार्की 1869, लिटरेचर एंड डॉगमा 1872, गॉड एंड द बाइबल 1875। क्वेश्चन नंबर 74 is on your screen. Answer question number 74 in comment box. In whose memory was in memoriam written? तो किसकी याद में इन मेमोरियम लिखा गया था? तो आपको दोस्तों पता है कि इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और ये आर्थर हेनरी हेलम की याद में उन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। वर्क्स ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन, द प्रिंसेस, यहाँ पे दोस्तों प्रिंसेस में डबल एस कर लीजिए, PRINCESS, द प्रिंसेस। 1847, in memoriam 1850, the Lady of Shalott, etc. These are some important works of Alfred Lord Tennyson. क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के पेपर में रिपीट हुआ था। इस बार पेपर में एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया था। विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। तो 75 में दोस्तों ये किस पोएम की लाइनें हैं? तो यूलिसीज की लाइनें हैं। यूलिसीज इज़ द राइट आंसर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन्स पोएम्स मॉर्टेड डी ऑर्थर, यहाँ पे दोस्तों डी कर लीजिए, कुछ गलतियाँ हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, आप टेंशन न लीजिए उसकी। मॉर्टेड डी ऑर्थर, डोरा, यूलिसीज एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑन योर स्क्रीन। Which poem of Keats has the following lines, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter, therefore ye soft pipes play on। तो ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न की बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। 76 का 1, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। Poems of John Keats, Endymion, Ode on Grecian Urn, Ode to a Nightingale. These are some important works of John Keats. क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन योर स्क्रीन। When was Lamb born? तो चार्ल्स लैम्ब का जन्म दोस्तों कब हुआ? आंसर नंबर 1, 1775 इज द राइट आंसर। See the explanation. Charles Lamb's essays are the old and the new schoolmaster, my relations, all fool's day. So these are some important works of Charles Lamb, the prince of English essay. Question number 78 is on your screen. Which pseudonym was adopted by Lamb for his essays? तो चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा pseudonym अडॉप्ट किया था? Elia is the right answer. Elia is the right answer. Lamb's essays first appeared in the London magazine 1821-22 under the name of Elia. Question number next is on your screen. Question number 79. Which of the following is not a work by Lamb? इनमें से कौन सा वर्क लैम्ब का नहीं है? तो जॉन वुडविल लैम्ब का है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस लैम्ब का है, हेस्टर भी लैम्ब का है, लल्ला रुख किसका है? तो ये थॉमस मूर का है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और ये पब्लिश हुआ था 1817 में, लल्ला रुख। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, जॉन वुडव्यू, या वुडव्यू नहीं दोस्तों, वुडविल होगा, वुडविल ये वाला होगा, वुडविल। द ओल्ड फैमिली नहीं होगा, यहाँ पे फैमिलियर होगा, ओल्ड फैमिलियर फेसेस। सो दोस्तों आप करेक्शंस में कर रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जितनी भी गलतियाँ एक एक वर्ड पे आपको मिस्टेक्स बताता रहूँगा, कहाँ गलती में काट के आपको सही करता रहूँगा।
क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑन योर स्क्रीन. हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड? तो प्रोमीथियस अनबाउंड में कितने एक्ट हैं? स्टार्टिंग में इसमें 3 थे, लेकिन लास्ट में एक एक्ट फिर जोड़ा गया था, तो इसमें आंसर नंबर 3 हो जाएगा 4 एक्ट टोटल. आंसर नंबर 3, 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 81. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी? इनमें से कौन पेस्टोरल एलिजी नहीं है? तो मिल्टन की, यहाँ पे ई की जगह आई कर लीजिए. मिल्टन की लिसिडस है, शेलीज की एडोनिस है, और अर्नोल्ड की थैरसिस है. ये पेस्टोरल एलिजी है. कह रहा कौन सी नहीं है? तो आंसर नंबर 4, अलेक्जेंडर पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक. ये एक मॉक हिरोइक नरेटिव पोयम है. मॉक हीरोइक कौन सी है दोस्तों? ये मॉक हीरोइक, HEROIC, मॉक हीरोइक नरेटिव पोयम है रेप ऑफ द लॉक. क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑन योर स्क्रीन. आंसर क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इनकी कुछ डेफिनेशंस है. हाइपरबोल, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डिलिबरेट एग्जेगरेशन. बढ़ा चढ़ा के बात हाइपरबोल में की जाती, बिल्कुल सही है. ऑक्सीमोरन, अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपैरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स that express a startling paradox. For example, life is bitter sweet, यानी कि जीवन कड़वा भी है और मीठा भी. तो यहाँ क्या है? ऑक्सीमोरन. तो ये टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज होते हैं, बिल्कुल सही है. मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर द अदर. कंपेरिजन इसमें होता है बिना कोई कंपेरिजन वर्ड यूज किए हुए, बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ 3 ऑप्शंस आर मैच्ड करेक्टली इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 इज ऑन योर स्क्रीन. वेरी कॉमन क्वेश्चन. व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न? कब जन्म हुआ? सभी को पता है, अप्रैल 23, 1564 में इनका जन्म हुआ. और इनका बैप्टाइज्ड कब हुआ? 3 दिन बाद नामकरण, यानी कि 26 अप्रैल. और इनकी डेथ कब हुई? 23 अप्रैल 1616. तो इनके बर्थडे वाले डेट ही इनका डेथ डे. ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन. सी द एक्सप्लेनेशन. शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. दोस्तों अगर अपॉन और ऑन दोनों ऑप्शन में रहेगा, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन और ऑन, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो आपको जाना है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन. एवन एक रिवर है वॉरविकशायर में, तो ये ध्यान रखना है. यहाँ पे इज नहीं इन होगा, इन होना चाहिए यहाँ पे. एम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वॉरविकशायर इन 1564 एंड डाइड इन 1616. Question number 84. Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? शेक्सपियर की ट्रेजेडी, मेजर ट्रेजेडी मैकबेथ में ये लाइनें किसने कही हैं? The sleeping and the dead are but as pictures, 'tis the eye of childhood that fears a painted devil. सोना और मरना चित्र दोनों को देखेगा, चित्र जो एक जैसा दिखता है. जिस तरह से एक बच्चा बचपन में दीवार पे बने हुए किसी शैतान को देखकर डर जाता है, तो ये लाइनें दोस्तों कौन कहता है? लेडी मैकबेथ बोलती है. तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, ये लेडी मैकबेथ कहती है 84 में. ध्यान रखिएगा. लेडी मैकबेथ एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 और सीन 2 में ये बात कहती है. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट. एक्ट और सीन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 85 इज ऑन योर स्क्रीन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोयम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की इनमें से कौन सी पोयम है? तो बहुत ही कॉमन, सबको पता है, डेफोडिल्स इज द राइट आंसर। डेफोडिल्स सही आंसर है। और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये किसका वर्क है? तो दोस्तों ये जॉन कीट्स का है। और फॉर सेकेंड मेसमेन नहीं होता है दोस्तों, मरमेन होता है, मरमैन होता है, MER, MERMAN, मरमैन होता है। फॉर सेकेंड मरमैन, ये दोस्तों अर्नॉल्ड का वर्क है। किसका? मैथ्यू अर्नॉल्ड का, बाई अर्नॉल्ड। ये अर्नॉल्ड का वर्क है। द फॉर सेकेंड मरमैन इज़ द वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नॉल्ड। और चौथा है द लास्ट राइड टुगेदर, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। ध्यान रखिएगा, मैं एक एक चीज़ को आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक एक स्पेलिंग को मैं ध्यान से आपको बताता चलूँगा। 85 का पहला, डेफोडिल्स। John Keats' poems Endymion, Hyperion, On First Looking into Chapman's Homer, The Human Season, these are some important works of John Keats. Question number 86 is on your screen. Choose a correctly spelt word. बिल्कुल सही स्पेलिंग बतानी, 3 गलत हैं और 1 सही है। तो फ़ारेनहाइट होता है FAHREN। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया कि मैं भले इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, लेकिन एज़ पर इंडियन में स्पेलिंग याद रखने के लिए अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, ताकि स्पेलिंग मुझे याद रहे। भले ही उसका ब्रिटिशर्स और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, बिकॉज़ हम इंडियंस हैं और हमें स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान रखना है। कट द खैखल खम विद द खैस हमें नहीं बोलना है। हम जिस कंट्री में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सीखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इज ऑन योर स्क्रीन। आर्केइक मीन्स, कमेंट में आंसर करिए। आर्केइक मीन्स, तो आर्केइक मीन्स दोस्तों क्या होता है? आर्केइक मीन्स होता है प्रिमिटिव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, आर्केइक मीन्स प्रिमिटिव, इसको काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑन योर स्क्रीन। द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट। दोस्तों बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? बेलिजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, जो युद्ध में लगा हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम विलोम कह रहा है, तो विलोम हो जाएगा पीसफुल। नंबर 2 पीसफुल इज द राइट आंसर। बेलिजरेंट मीन्स एंजेंडर्ड इन वॉर। यहाँ पे दोस्तों बेलिजरेंट में ये स्पेलिंग सही कर लीजिए, BELLI, ये वाली सही है। BELLIGERENT इज द राइट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 89 ऑन योर स्क्रीन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? टू द कंक्लूजन इज द राइट आंसर। अ गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन। यहाँ दोस्तों ऑन लगाने की गलती मत करिएगा। 89 का आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 ऑन योर स्क्रीन। Mark the part which contains an error in the following sentence. If there is no error in it, mark number 4 as your choice. तो चलिए देख लेते हैं। एक पार्ट में गलती है, अगर गलती नहीं है तो नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, 2 कैंडिडेट की बात की गई है, the differences among them are quite pronounced. ये दोस्तों अंडरलाइन होना चाहिए, यहाँ पे नंबर 3 अंडरलाइन होना चाहिए, इसको आप नंबर 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 कैंडिडेट की बात की गई है और 2 लोगों में जब कंपैरिजन होता है तो यहाँ पे अमंग नहीं आना चाहिए,
ये गलती है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिटवीन, BETWEEN। तो ऑप्शन नंबर 3। बिटवीन इज यूज फॉर 2 persons while among फॉर मोर देन 2। बिटवीन दो लोगों के लिए और दो से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इज ऑन योर स्क्रीन। अबेस्मल मीन्स क्या होता है? अबेस्मल मीन्स, तो अबेस्मल मीन्स दोस्तों क्या होता है, बताइए आप लोग 91 का आंसर। अबेस्मल मीन्स होता है, ये समुद्र की गहराई से रिलेटेड होता है, बहुत ही ख़राब स्थिति में। तो अबेस्मल मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉरिफाइंग। Abysmal means pertaining to depth of ocean of lower world. यहाँ वर्ड न करके वर्ल्ड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, हैरेंग इम्प्लाइज। 92, हैरेंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? हैरेंग का मतलब होता है जब कोई झगड़ा करता है तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है, खूब बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो क्या हो जाएगा? हैरेंग का मतलब हो जाएगा क्वेरल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑन योर स्क्रीन। गौलैस स्टैंड्स फॉर, तो क्या हो जाएगा? गौलैस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है विचित्र तत्वों का मिश्रण, जिसको खिचड़ी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 93 का? ऑप्शन नंबर 2, स्ट्यू इज द राइट आंसर। गौलैस मीन्स स्ट्यू ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स सीजनड विद पेपरिका। कई चीज़ों को मीट में कई सारी सब्जियां डाल के उसको बनाना, तो उसको मिश्रण खिचड़ी की तरह कर देना, कई चीज़ों का मिश्रण करना, उसको गौलास कहते हैं, विभिन्न तत्वों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑन योर स्क्रीन। इनप्रॉम्प्टू। इनप्रॉम्प्टू मीन्स क्या होता है? तो इनप्रॉम्प्टू मीन्स होता है बिना तैयारी के। तो बिना तैयारी के क्या हो जाएगा? ऑफ हैंड। ऑप्शन नंबर 3, जिसको एक्सटेम्पोर भी कहते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स एन एक्सटेम्पोर, यहाँ पे दोस्तों पोर होगा, PORE, आर कर लीजिए। एक्सटेम्पोज लिखा हुआ है, एक्सटेम्पोर कंपोजिशन, एक्सटेम्पोर बिना तैयारी के। क्वेश्चन नंबर 95 इज ऑन योर स्क्रीन। द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल इज, तो पॉन्टिफिकल का मतलब क्या होता है? पॉन्टिफिकल वर्ड आता है पोप के लिए आता है, या कोई प्रमुख पुजारी के लिए आता है जो उसके सम्मान देने योग्य हो। और जैसे कि पोप का बहुत ही स्वागत सम्मान होता है बहुत ही शानदार तरीके से, तो उसका सिनोनिम यहाँ पे स्प्लेंडिड हो जाएगा, शानदार। क्वेश्चन नंबर 96 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। मरीज डॉक्टर को अपनी सीट पर न पाकर बहुत क्या हुआ? निराश हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करिए। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड ऑन नॉट फाइंडिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑन योर स्क्रीन। द सिनोनिम ऑफ वैनगार्ड इज। वैनगार्ड का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब विलोम। तो वैनगार्ड का सिनोनिम दोस्तों बताइए 97 का क्या हो जाए? वैनगार्ड का मतलब क्या होता है? अग्रदल, जो आगे चले। जैसे चेस में मोहरे आगे चलते हैं, जैसे सेना में जो सैनिक आगे चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? 97 का क्या आंसर हो जाएगा? फोर फ्रंट, जो आगे चले। फोर फ्रंट इज द राइट आंसर। वैनगार्ड मीन्स, वैनगार्ड मीन्स फोरमोस्ट, foremost, FOREMOST, part of army or fleet etc.
या मूविंग फॉरवर्ड, MOVING, इसको वी कर लीजिए, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, द एंटोनिम ऑफ अनइम्पिचेबल इज। तो अनइम्पिचेबल का विलोम क्या होगा दोस्तों? 98 का आंसर बताइए। अनइम्पिचेबल का मतलब होता है निसंदेह, जिस पे कोई भी संदेह ना हो, तो उसका विलोम हो जाएगा ब्लेम वर्दी। ऑप्शन नंबर 2, ब्लेम वर्दी। 98 का ऑप्शन नंबर 2, ब्लेम वर्दी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, 99 इज ऑन योर स्क्रीन। योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। बताइए 99 का क्या आंसर हो जाएगा? तो स्मैक्स के साथ दोस्तों ऑफ आता है। ऑप्शन नंबर 4, योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 100 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। बताइए करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या हो जाएगा? सोवेनियर का मतलब होता है यादगार। तो ऑप्शन नंबर 1, SOUVENIR, सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब क्या होता है? यादगार। करेक्ट स्पेलिंग इज SOUVENIR। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर हैं, वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द नॉवेल। इनको किस नॉवेल के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? तो आपको पता है कि द ओल्ड मैन एंड सी, जो 1952 में लिखा गया था, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1954 में दिया गया था। तो दोस्तों ये सारे जो वर्क हैं आप इनके सन भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जैसे फॉर होम द बेल टॉल्स, ये कब लिखा गया? तो ये 1940 में लिखा गया। फिर है द ओल्ड मैन एंड सी, ये 1952 में लिखा गया और 54 में नोबेल प्राइज़ मिला इसी के लिए। फिर अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये 1929 में, फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में फेयरवेल टू आर्म्स आया। और द सन ऑल्सो राइजेस क्या होता है? द सन ऑल्सो राइजेस, यह 1926 में। द सन ऑल्सो राइजेस 1926। वर्क्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, फॉर होम बेल टॉल्स 1940, द ओल्ड मैन एंड सी 1952 में आया, 1954 में इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला अर्नेस्ट हेमिंगवे को। अब फेयरवेल टू आर्म्स आया 1929 में, द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में। क्वेश्चन नंबर 102 इज ऑन योर स्क्रीन। द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। 102 का आंसर करिए। रॉबर्ट जॉर्डन जो कैरेक्टर है वो किस वर्क में आता है? तो अभी मैंने आपको बताया फॉर होम द बेल टॉल्स कब आया? 1940 में, 1940। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952, 1952 में। इन आवर थर्ड है इन आवर टाइम्स। और कौन सा जॉर्डन, रॉबर्ट जॉर्डन फिगर किस में आता है? तो दोस्तों ये आता है अ फेयरवेल टू आर्म्स में। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। वॉल्ट विटमैन की किस पोएम से लाइन ली गई हैं? ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। तो दोस्तों ये व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम की ये लाइन्स हैं, और ये लाइन नंबर हैं 7 से 11। ये किस लाइन नंबर कौन सी हैं? 7 से 11 लाइन नंबर में आती हैं। और इसका इस बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। मैंने सारे दोस्तों आंसर पहले ही वेरीफाई कर लिए हैं और इसीलिए मैं आपको सही आंसर बता पा रहा हूँ। तो इसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा व्हेन लिलैक्स लास्ट in the dooryard bloomed is the right answer.
आपको दोस्तों विश्वास ना हो तो आप इन आंसर्स को गूगल पे चेक भी कर लीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ाने से पहले वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं अगर बुक में गलतियाँ भी दी होती हैं तो मैं उनको फाइंड कर लेता हूँ। फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से लाइनें ली गई हैं? दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मेनी कलर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर इस बुक में गलत है। बर्चेस इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बर्चेस। बर्चेस इज द राइट आंसर। और यहाँ पे दिया हुआ आंसर नंबर 2 तो ये गलत है दोस्तों, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे आंसर नंबर 1 होगा बर्चेस। और आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप इन आंसर्स को गूगल पे डाल के वेरीफाई कर लीजिए। मैं हर क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के बाद ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स पे इतना विश्वास रहता नहीं, बहुत सारी गलतियाँ बुक्स में आती हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को वेरीफाई करने के बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप एक सिलेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप मन में कन्फ्यूजन न रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 इज ऑन योर स्क्रीन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? ये भी अभी एल टी ग्रेड में आया था 2025 में। ट्वेल्थ नाइट की ये शुरुआती लाइन है कि अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो ड्यूक ऑफ ऑरिजिनो ये बात कहता है ट्वेल्थ नाइट में। ऑप्शन नंबर 2 ट्वेल्थ नाइट इज़ द राइट आंसर। द टेम्पेस्ट कब आया? 1610 में, ट्वेल्थ नाइट 1600 1601 में, मैकबेथ 1606 में, रोमियो जूलियट 1591 में। HOKM की दोस्तों हमने ट्रिक बताई थी आपको। HOKM हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और इसकी ट्रिक बताई थी 2 4 5 6 24 56 याद रखिए। 1601-2 में हैमलेट, 1604 में ओथेलो, 1605 में किंग लियर और 1606 में मैकबेथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 106। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? इनमें से कौन ये जो पोएम, ये लाइनें हैं किस पोएम से हैं? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत ही अच्छी लाइन है 106 की दोस्तों। आपको पता है ये डैफोडिल्स की लाइन है। बताइए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, डैफोडिल्स का सब टाइटल क्या होता है? एक और दूसरा इसका नाम है। तो दूसरा नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द एजुकेशन ऑफ नेचर, द प्रेल्यूड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 107, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर बेडीवियर फिगर्स इन द पोएम। तो ये फर्स्ट और लास्ट ऑर्थर थे, तो मॉर्टे डी ऑर्थर इज द राइट आंसर। मॉर्टे डी ऑर्थर। मॉर्टे डी ऑर्थर, द प्रिंसेस इन मेमोरियम। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये टेनिसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर? ये दोस्तों क्वेश्चन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर का कौन ऑथर है। एक पोएम है ऑन शेक्सपियर, वो मिल्टन ने लिखी है, लेकिन केवल शेक्सपियर पोएम लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है। अगर पहला ऑप्शन मिल्टन को देगा तो ज़्यादातर लोग मिल्टन के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑन मिल्टन लिखी, ऑन शेक्सपियर लिखी जॉन मिल्टन ने, और केवल शेक्सपियर लिखी मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 109 इज ऑन योर स्क्रीन। Who has been regarded as a representative Victorian novelists? वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबको पता है ये चारों ही विक्टोरियन हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है चार्ल्स डिकेंस को। तो चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सलैंड थैकरे बिलोंग टू द विक्टोरियन एज। चारों ही विक्टोरियन से हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट माना जाता है चार्ल्स डिकेंस को।
क्वेश्चन नंबर 110 इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवेल बाय। तो ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट, थॉमस हार्डी का है। और ये कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ बताइए कमेंट बॉक्स में। ये पब्लिश हुआ 1872 में। कब पब्लिश हुआ? 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री द रिटर्न ऑफ नेचर, यहाँ द रिटर्न ऑफ नेचर नहीं दोस्तों, द रिटर्न ऑफ नेटिव होता है, NATIVE, NATIVE। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं थॉमस हार्डी के। थॉमस हार्डी ने अपना करियर एज अ पोएट स्टार्ट किया और अपना करियर एज अ पोएट एंड भी किया, लेकिन ये नॉवेलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हुए, इनके नॉवेल बहुत फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 111 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हु वॉज मैकियावेली? अब पहला ही ऑप्शन देखो दे दिया क्या? फ्लोरेंटाइन। और अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो अगर फ्लोरेंटाइन के साथ डिप्लोमेट दे देता तो यही सही होता, लेकिन देखो एग्जामिनर हमारे दिमाग से कैसे खेलता है। फ्लोरेंटाइन डिप्लोमेट थे लेकिन इसने स्टेटसमैन दे दिया, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा ये इटालियन रेनेसा से थे, तो इटालियन स्टेटसमैन इसका राइट आंसर है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों पेपर करिए। 125 क्वेश्चन ज़िंदगी बना देते हैं अगर 125 क्वेश्चन आप सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 112, सी फॉर होम कीट्स यूज द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो किसके लिए जॉन कीट्स ने इगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड यूज किया था? बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। आंसर नंबर 4, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए भाई इगोटिस्टिकल सबलाइम यूज किया था, वर्ड्सवर्थ के लिए। एस.टी. कॉलरेज, P.B. शेले, बायरन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द रोमांटिक एज। तो ये चारों ही राइटर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इगोटिस्टिकल सबलाइम कीट्स ने कहा था वर्ड्सवर्थ को। क्वेश्चन नंबर 113, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हु वॉज द फादर ऑफ एसेज? एसेज, एसआई रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, ESSAY कर लीजिए। एसे, फादर ऑफ एसे कहे जाते हैं मॉन्टेग्ने, MONTAIGNE। तो यहाँ स्पेलिंग दोस्तों गलत है, TAIG होना चाहिए। मैं करेक्ट स्पेलिंग आपको बताता हूँ, MONTAIGNE, मॉन्टेग्ने। मैंने दोस्तों क्या कहा दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग याद करने के हिसाब से करिए अगर आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी, वरना आपसे लिखने में गलतियां होंगी। फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्ने, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एसे पूछेगा तो मॉन्टेग्ने, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे पूछेगा तो फ्रांसिस बेकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड एसे मीन्स एन अटेम्प्ट। एसे का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, टू ट्राई या अटेम्प्ट करना, ये होता है एसे का मतलब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। द एसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय। ये एसे किसने लिखा मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो ये दोस्तों एसे किसका है? 114 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 इज ऑन योर स्क्रीन। हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के लिए ये किसने यूज किया एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स? किसने कहा चार्ल्स लैम्ब को? तो 115 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
एस.टी. कॉलरिज ने कहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। कह रहा द सन डैश द फॉग डिसअपियर्ड। यहाँ पे दोस्तों देखिए, द सन हैव राइजन तो होगा नहीं, ठीक, इज राइजिंग होगा नहीं, राइजेस होगा नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस क्या दिया, द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड, जबकि बुक में ये गलत दिया हुआ। आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका दोस्तों आंसर नंबर 3 होगा, 2 नहीं, 2 गलत दिया हुआ है, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 117 इज ऑन योर स्क्रीन। Which kind of sentence is the following? He confessed that he has committed the crime. उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपराध किया है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 सेंटेंस का मिक्स किया गया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 118 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमागॉग? डेमागॉग का मतलब क्या होता है? 118 का आंसर करिए दोस्तों। तो क्या होता है? एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर को कहते हैं डेमागॉग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। 125 तक दोस्तों हम लोग करेंगे इसमें। मिनेगरी इज द प्लेस फॉर। तो मिनेगरी कौन सी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को कैप्टिव करके रखा जाता है? 2 इज द राइट आंसर। मिनेगरीज मीन्स कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी। तो यहाँ पे दोस्तों वाइल्ड लिखा हुआ है, इसको वाइल्ड कर लीजिए, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड एनिमल्स। गलतियाँ मैं आपको बताते चलूँगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। बुक्स की गलतियाँ भी मैं आपको फाइंड करके बता दूँगा। मैं इतनी डिटेल में चीज़ों को पढ़ता हूँ कि नज़र पूरी रखता हूँ। कहीं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं आपको बिल्कुल ईमेल पे ही आपके जवाब दूंगा। आप हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। चूज़ अ करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडगैलिटी। तो प्रोडगैलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये फिजूल खर्ची करने के लिए होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, जो ज़्यादा खर्च करता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, मितव्ययी जिसको कहते हैं, कम खर्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 121 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछले पेपर्स में भी इसको पढ़ाया है। टीटोटॉलर कौन होता है? टीटोटॉलर इज वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जो कोई भी नशे वाली ड्रिंक नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन फ्रेज। तो दोस्तों इसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड क्या है? मिडिल क्लासेस। अब मिडिल क्लासेस की जगह पे क्या वर्ड आएगा बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोर्जियोसी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बोर्जियोसी मीन्स द मिडिल क्लास। बोर्जियोसी मीन्स होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 123 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मीट वंस वाटरलू? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईडियम है। वाटरलू में मिलना किसी से का मतलब होता है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि अंतिम या फाइनल डिफीट में मीट करना। क्वेश्चन नंबर 124 और दोस्तों जो 125 आएगा वो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आयोग ने पूछा था 2009 में। व्हाट डू यू मीन बाय द ईडियम ह्यूमन सर्विस? ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है? जब कोई सर्विस बहुत अच्छी होती है तो इसको कहा जाता है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। लास्ट क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक दोस्तों आयोग ने पूछा था गंगा इज स्पेस सेक्रेड रिवर। क्वेश्चन को देखते ही सबने ए लगा दिया, गंगा इज सेक्रेड रिवर। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 का उसने एक ऑप्शन दे रखा है नन। अब जिसने दिमाग यूज किया होगा कि ऐसा तो है नहीं कि पीजीटी के पेपर में उतना आसान क्वेश्चन दे देगा कि बच्चे को आर्टिकल नहीं आता है, ए एंदा नहीं आता है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि किसी भी रिवर के नाम से पहले दा लगता है। उसने पहले स्पेस भी नहीं गंगा के दिया। अगर वहाँ स्पेस देता तब तो बच्चे पकड़ लेते इसको। यहीं पे खेल खेला आयोग ने और उसने गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर कर दिया और एक ऑप्शन दे दिया नन। तो जिसने रूल्स पढ़ रखे हैं, ना तो यहाँ गंगा के पहले दा लगा होना चाहिए था और उसके बाद ए, दो ऑप्शन एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूरे पेपर का। आंसर नंबर 4 इसका नन। यहाँ पे ए होगा लेकिन गंगा के पहले दा होगा, या तो फिर गंगेज होता यहाँ पे। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 68 से 125 तक, और मैं लगातार आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी सफल होने से रोक नहीं पाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और लगातार दोस्तों मेरे साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।